नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जिसका इंतजार कर रहे थे, वो प्रेम पत्र उनको मिल गया है सीबीआई की तरफ से। और ये प्रेम पत्र एक समन है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे उन्हें सीबीआई मुख्यालय पहुंचना है, जहां सीबीआई शराब घोटाले में उनसे पूछताछ करेगी। आज सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का तो ऐसे-ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि पढ़ कर के हँसी भी आती है और एक विस्मयकारी भाव भी पैदा होता है भीतर से कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं, उनका इस हद तक पतन और उसके बाद भी बेशर्मी के साथ आप कारण दूसरे बताते रहें कि अरविंद केजरीवाल को क्यों समन भेजा गया है या मनीष सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया गया है या सत्येंद्र जैन को मोहल्ला क्लिनिक जैसा एक वैश्विक मॉडल आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है। तरह-तरह की बातें शायद लोगों को नासमझ समझते हैं ये, और इसीलिए इस तरह की बहानेबाजी हो रही है। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम को, जब सीबीआई का ये समन हैंडओवर किया गया अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही जैसे ये शराब कांड से, घोटाले से रिलेटेड ना हो करके अरविंद केजरीवाल को इसलिए सीबीआई ने तलब किया है कि पिछले दिनों उन्होंने विधानसभा में नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे कि उनका जो काला धन है, लाखों करोड़, मोदी का लाखों करोड़ जो धन है, वो उन्होंने अडानी के कारोबार में लगाया है। तो बदले की भावना से अब इसलिए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन आया। इसलिए मैंने कहा कि शायद ये लोगों को नासमझ मानते हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान और टिप्पणीकार, कानूनी मामलों के भी विशेषज्ञ, राजनीतिक आर्थिक मामलों के भी विशेषज्ञ विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि होने वाला क्या है केजरीवाल का, उनकी पार्टी का क्या होने वाला है। और अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तरह ये भी तिहाड़ की तरफ जाते हैं, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? और अगर ये अंदर जाते हैं, तो विपक्षी दलों में सर्वाधिक खुशी किस खेमे में देखी जाएगी? विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, सीबीआई का समन मिल गया है अरविंद केजरीवाल को। हम लोग जब चर्चाएं करते रहते थे, तो मैं भी एक जिज्ञासु नागरिक की हैसियत से आपसे पूछता ही रहता था कि अरविंद केजरीवाल का नंबर कब आएगा, क्योंकि मास्टरमाइंड तो यही हैं। सारी नई शराब नीति कैसे बनाई जाए, कैसे शराब के बड़े कारोबारियों को और शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाए, किस किस तरह के परिवर्तन किए गए थे उस नई शराब नीति में। और जैसे ही एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, तुरंत उसको वापस भी ले लिया इन्होंने। लेकिन तब तक तो फंस चुके थे। तो सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुए थे विजय जी, तब भी इन्होंने बहाने बनाए। जब मनीष सिसोदिया अंदर गए, तब भी इन्होंने कहा कि एक बहुत बढ़िया शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल को समन आया है, तो संजय सिंह कह रहे हैं कि चूंकि सदन में उन्होंने अडानी और मोदी के नेक्सस को खोला था, इसलिए सीबीआई ने समन भेजा है। क्या कहेंगे? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एक कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सर, ऐसा है कि केजरीवाल साहब ने
ये कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह की स्थिति उनके सामने आ जाएगी, क्योंकि उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि केजरीवाल साहब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, वेरी हाई एम्बिशन एंड वेरी लो ऑन कॉम्पिटेंसी। अब आप कहेंगे कि साहब कॉम्पिटेंसी लो कैसे हो गई, वो तो आईआईटी क्वालिफाइड है। सर कॉम्पिटेंसी में एक, मैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कॉम्पिटेंसी का यहां कोई लेना देना नहीं। यहां सवाल है आपकी गवर्नेंस कैपेबिलिटी का। एक ऐसा मौका जो इनको मिला है, शायद हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला, और जिसे एक, मैं क्या बोलूं, मुझे तो तरस आता है इन लोगों के ऊपर कि ये कहाँ, क्या इनको कोई गाइड करने वाला था या नहीं था, क्या सोच के ये लोग आए और क्या कर बैठे। देखिए सर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पे? इनको दिल्ली ने पूर्ण रूप से बहुमत दिया था कि पूरा पूरा ऑपोजिशन 100 बार भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे इनका 5 साल। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि यहां के सारे मेजर खर्चे तो केंद्र सरकार उठाती, और जो बाकी खर्चे हैं उसमें भी केंद्र की आधी आधी हिस्सेदारी होती है। तो इनके पास पूरा पैसा, पूरा टाइम और पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट था, या मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट था। ये चाहते तो एक इतना अच्छा गवर्नेंस मॉडल दे सकते थे कि दुनिया इनको हमेशा के लिए याद रखती, जैसा आज लोग दुनिया में सिंगापुर का एग्जाम्पल देते हैं। इनके पास ये मौका था रेप्लिकेट करने का, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लो इन कॉम्पिटेंसी, हाई इन एम्बिशन एंड डिजायर टू ग्रैब पावर, इस कॉकटेल ने इनको बर्बाद कर दिया, चाहिए कुछ भी जस्टिफाई करे। तो इशू अब ये हो गया है सर कि जो दिल्ली का कानून है, मैंने इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है लाइन बाय लाइन अपने चैनल पे, विजय सुल्ताना इनसाइट्स पे। मैंने एक एक लाइन पढ़ के, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप का एनालिसिस करके बताया कि कौन से कानून में केजरीवाल साहब फंसेंगे। और आज का जो सम्मन है, जो न्यूज मैंने देखी है, वो एग्जैक्टली वही है। इन्होंने मौखिक रूप से अधिकारियों को यह बोला है कि आप शराब नीति बदलें, और मैं पहले दिन से ये कह रहा था सर कि बगैर सीएम की कंसेंट के ये पॉलिसी बन नहीं सकती। तो ये स्थिति आज हमारे सामने है। अब ये कहेंगे हमारे हस्ताक्षर नहीं है, जैसा इनका एक तमाशा करने का तरीका है, तो अब उस तथ्य में कोई मतलब रहा नहीं जाता, क्योंकि अधिकारियों और मनीष सिसोदिया का आमना सामना करा दिया गया होगा। और आज जब तक सीबीआई या ईडी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि दे हैव वाटर टाइट फुल प्रूफ केस, वो समन इशू नहीं करते। और जो हमेशा मैं कहता रहा हूं कि पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है, कोई भी केंद्रीय एजेंसी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, तो सारे तथ्य, सारी चीजों को लाइन में लगा के तब आज इन्होंने इनको सरकारी चाय पीने के लिए आमंत्रित किया है। और टाइम और वेन्यू, जहां पे ओनली वीवीआईपीज ही जा पाते हैं, क्योंकि हर आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता है, इनको वहां चाय पीने के लिए बुलाया है। चाय पीने के लिए बुलाया है, ये तो ठीक है विजय जी, पर जो आदमी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था, वो तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद दिल्ली का सीएम भी नहीं रहेगा। तो एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है आपकी दृष्टि में। जो लालू प्रसाद यादव ने किया था बिहार में, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था अपनी जगह, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे अपनी पत्नी को किसी और पर, तो शायद ही इनको भरोसा हो, या केंद्र सरकार जो है सीधे अब सरकार को बर्खास्त करेगी। नहीं सर, देखिए सरकार को बर्खास्त करने का तो तब समझ में आएगा जब ये खुद ही
ऐसी कोई हरकत करें, लॉ एंड ऑर्डर करें या ये हाथ खड़े कर दें कि हम नहीं कर पाते, ये तो अब देखना होगा। लेकिन इनके जो आइडियल है पॉलिटिकल सिस्टम में, लालू प्रसाद जी, इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और अब क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकार चलाई, इन्होंने भी उसी तरह से चलाने की कोशिश करी। इनको लगा लालू जी को 20 साल लग गए वो घोटाला पकड़ने में, इनको भी शायद 20 साल लगते, तब तक ये भी रिटायर हो जाते। अनफॉर्चुनेटली अब भारत सरकार थोड़ी सी ज्यादा मुस्तैद हो गई, तो 20 साल का जो एजम्पशन इनका था वो इनके हाथ में नहीं आया। लेकिन लालू जी ने एक गवर्नेंस का मॉडल और दिया था कि अगर हस्बैंड जेल चला जाए तो बीवी सीएम बन सकती है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि केजरीवाल साहब अपनी वाइफ को सीएम बना दें। आई विल नॉट बी सरप्राइज। उसका एक एजम्पशन और है। उसका एजम्पशन ये है कि केजरीवाल साहब किसी और इंसान के हाथ में आम आदमी पार्टी की बागडोर नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि आपको ध्यान होगा सर, जैसे जितेंद्र मांझी साहब को उन्होंने सीएम बना दिया था थोड़े समय के लिए नीतीश कुमार जी ने, और बाद में पूरी मशक्कत करके उनको हटाना पड़ा, और बाद में उसके बाद जेडीयू खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म है। तो स्प्लिट हुआ, पार्टियों में स्प्लिट हुआ, फिर पता लगा कि नहीं ये तो कुर्सी के लालच में इन्होंने सब किया वगैरह वगैरह। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमांड अपने हाथ से या परिवार के हाथ से नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ये जिसको भी देना चाहेंगे तो फिर इनका वजूद पार्टी में रहेगा नहीं। और आम आदमी पार्टी में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल, और केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी। वहां पे नंबर 2 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जितने नंबर 2 थे या तो उनको इन्होंने निकाल दिया या सरकार ने इनकी मदद करने के लिए उनको जेल में डाल दिया। तो नंबर 2 का तो आम आदमी पार्टी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां तो एक ही कॉन्सेप्ट है, मी एंड माई सेल्फ। तो अब किसको बनाएंगे ये नंबर 2? जिसको बनाएंगे वो खा जाएगा। हो सकता है टेंटेटिवली, मैं अब थोड़ा सा स्पेकुलेट कर रहा हूं, हो सकता है वो भी ना हो, अगर जिस तरह से पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जो डेवलपमेंट्स दिखी हैं। एक एजम्पशन ये हो सकता था कि शायद ये राघव चड्ढा को ये मौका दे दें, घर का आदमी समझ के। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में पिछले दिनों डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर वो सच है तो फिर वो मौका नहीं आएगा, और अगर वो डेवलपमेंट सही नहीं है तो शायद मौका आ जाए। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, हम उसमें स्पेकुलेट मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन ट्रेंड यही दिख रहा है सर, कि हो सकता है मिसेस केजरीवाल कैन बी नेक्स्ट पोटेंशियल सीएम, और ग्रूम करेंगे उनको, और आफ्टर ऑल शी इज एजुकेटेड लेडी, तो शी कैन मैनेज बेटर। विजय जी, मेरे सामने कुछ चीजें हैं। सोशल मीडिया में बैनर्स, होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा देने वालों पर दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और ये दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के 26 और 27 नियम का उल्लंघन है। जिन चीजों की तरफ आपने इशारा किया है कि नई आबकारी नीति लागू करने के लिए केजरीवाल ने जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का सीधे सीधे उल्लंघन किया है। कितनी सजा हो सकती है इनको? देखिए, क्वांटम जहां तक बात है, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा मुद्दा है। अब डिपेंड करता है कि किस प्रावधान में इनको सजा मिलती है। अगर इनको सीबीआई ये प्रूव करती है करप्शन एक्ट में, और ग्रॉस करप्शन तो मिनिमम 3 साल तो है ही, और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक भी जा सकते हैं। तो अगर मैं मिनिमम भी मान के चलता हूं तो 3 + 6 अगर सजा होती है तो 3 + 6 का मतलब ये हुआ सर 9 साल अब ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब इनको 10 साल तक सिर्फ राजनीति में भ्रमण करना होगा,
भाषण देना होगा, लेकिन सत्ता नहीं भोग सकते। हाँ, रिमोट कंट्रोल से अगर ये चलाने की कोशिश करेंगे तो बात अलग है। जैसे पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। पत्नी की अगर उनकी सीएम बन जाती है तो फिर घर की बात है, सिर्फ वाइफ को साइन करने होंगे, काम पीछे से कोई भी करे। तो कहने का मतलब ये है सर कि स्थिति ऐसी ही है। और अब देखना ये है कि कितने गंभीर आरोप सीबीआई कोर्ट में लेके जाती है और कोर्ट उसको कितना संज्ञान देता है, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था हिंदुस्तान की राजनीति में कि हमने सबके कागज देख लिए हैं, सब ठीक हैं, मैंने बोल दिया है कि ये सब ठीक है, तो अब कोर्ट और कचहरी और कानून की जरूरत क्या है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोला है इसलिए इनके खिलाफ ये हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे स्कूल बनाए थे इसलिए जेल हो गई, बहुत अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे इसलिए जेल हो गई। अब मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि इतना अच्छा काम हिंदुस्तान में, चलो सीबीआई को समझ में नहीं आता, वो अधिकारी हैं, मतलब जजेस को भी समझ में नहीं आ रहा है। और इन्होंने इतने महंगे महंगे वकील, टैक्स पेयर का करीब 25-25, 50-50 करोड़ रुपए लगा दिया, वो वकील भी नहीं समझा पा रहे हैं जजेस को कि ये देखिए कितना अच्छा काम है, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि इन्होंने एक इतना अच्छा काम किया है कि जो सबकी समझ से परे है। ना सीबीआई को समझ में आ रहा है, ना ईडी को समझ में आ रहा है, ना हिंदुस्तान में जजेस को समझ में आ रहा है, और ना ही इनके अपने वकील भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जजेस को ताकि इनको फेवरेबल जजमेंट मिल जाए। तो इतना अच्छा काम करने की जरूरत क्या है सर, जो किसी को ना समझ में आए ना दिखाई दे? तो एक लर्निंग तो ये भी है। और रही बात कि मोदी जी को क्योंकि उन्होंने टारगेट किया है कि लाखों करोड़ रुपए मोदी जी के 2 नंबर के इन्होंने रखे हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, मोदी जी किसके लिए करेंगे? एक मोटिव होता है ना। चलो मोदी जी की फैक्ट्री है, उनके बच्चे चला रहे हों, और अब फैक्ट्री को एक्सपेंशन करना हो तो एक मुकेश अंबानी के कंपटीशन में उनको अपना बिजनेस खड़ा करना, तो बात समझ में आती है सर। एक आदमी जिसका परिवार, जिसकी माताजी, जिनके भाई, सब के सब एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली के रूप में रहे, और जो इनको पेंशन फंड मिला वही अपना गुजरात में अपने जो कर्मचारी थे उनके खाते में, उनके बच्चों को, खासकर उनकी बेटियों के खाते में छोड़ा है कि भाई इससे बच्चों को पढ़ा लेना। और एक रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर को सर वैसे ही सारी सुविधाएं तो सरकार देगी, उनको रहने को जगह मिलेगी, उनको गाड़ी मिलेगी, उनका ऑफिस स्टाफ होगा, उनको जो भी सुविधाएं, टिकट विकेट, जहां भी जाना होगा जाएंगे, कौन रोकने वाला है? और फिर बीजेपी जब बाकी अपने नेताओं की फ्लाइट, होटल वगैरह का इंतजाम कर सकती है तो क्या मोदी जी का नहीं कर पाएगी? और वैसे भी मोदी जी को पैसा अपनी जेब में रखने का फायदा क्या है? भाई साइन तो उन्हीं को करने होंगे, सिग्नेटरी तो वो अकेले होंगे, या उन्होंने कुछ और गैंग बना रखा है जो उनके बिहाफ पे साइन करते होंगे। तो अगर वो उनके बिहाफ पे साइन करते होंगे, एड्रेस किसी और का है, सब कुछ किसी और का है, तो फिर वो मोदी जी का हुआ कैसे? तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस पे आरोप लगाएं, तो सीधा सीधा मोदी पे ही टारगेट कर लो, और यहीं पे ये गलती कर रहे हैं। अगर ये किसी और पे टारगेट करते तो शायद जनता मान लेती। इनकी जो रणनीति है सर, यहां ये बैकफायर करेगी। मान लीजिए किसी और मंत्री का नाम लेते कि ये देखो इस मंत्री ने फंसवा दिया, उसने फंसवा दिया, क्योंकि हमने उसका नाम लिया था इसलिए लिया था, वगैरह वगैरह। आपने पीएम पे टारगेट किया, और जनता चाहे कितने भी आप विरोध में हो, चाहे आप कितने भी मोदी के खिलाफ बोलते हो किसी भी चैनल पे या फोरम पे, कम से कम आप ये तो नहीं कह सकते यार कि यह आदमी पैसे लेके और करप्शन करेगा। वो करेगा क्या? उसका मोटिव तो होना चाहिए ना सर। एज ए लॉयर मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि मोटिव क्या था। मोदी साहब को अगर 500 करोड़ भी अगर कोई दे दे, ये तो लाखों करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 10 करोड़ भी अगर वो दे दे, वो करेंगे क्या उसका? सरकारी हवाई जहाज उनके पास, सरकारी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी उनके पास। ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिपेंडेंटली शॉपिंग करने जाते होंगे। जो भी खरीदारी होती होगी, जो भी उनको चाहिए होता होगा, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सारा स्क्रीनिंग करा के उनसे सिर्फ कलर पूछते होंगे, सर कलर कौन सा पसंद है?
और उनको तनख्वाह इतनी मिलती है कि उनको चाहिएगा यार, अगर मान लीजिए वो रोज एक नई शर्ट और पैंट बदल भी ले, तो मान लीजिए इस महीने में उन्होंने 10 पैंट शर्ट भी खरीद ली, तो क्या कॉस्ट हो जाएगी सर? 5,000 रुपए। तो 10 अगर खरीद ली तो कितनी हो जाएंगी? 50,000 रुपए। मुझे लगता है कि जो उनको सैलरी मिलती होगी मोदी साहब को, वो अपने दाल रोटी का खर्चा है। सिंपल वेजिटेरियन आदमी है, मुझे तो नहीं लगता वो बैठ के कोई इनकी शराब नीति का फायदा उठाया होगा उन्होंने कोई, कि बाई वन वन फ्री। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, वो तो बेचारे दाल रोटी गुजराती खाना खाते होंगे, और थोड़ा उनको जरूर शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, तो क्या कॉस्ट है, तनख्वाह भी नहीं लगती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आर्ग्यूमेंट में मुझे कोई तो दम नहीं लग रहा है। बाकी ठीक है, अब हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आजादी है, उसमें ये तो लिखा हुआ नहीं है कि आपको लॉजिकल बोलना है या आपको समझदारी से बात करनी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप मूर्खता का प्रदर्शन करने के लिए भी कर सकते हैं, जो हो रहा है। अरविंद केजरीवाल क्या ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके तो कहीं दस्तखत ही नहीं है। और आप चूंकि कानून के जानकार हैं, और अभी आपने कहा कि सीबीआई तभी किसी को सम्मन जारी करती है जब उसके हाथ में बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो आपकी दृष्टि से पूछताछ में क्या क्या सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं? सर, इनसे सिर्फ मुश्किल से 2-3 सवाल ही बनते हैं, इनसे ज्यादा कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि बाकी कार्रवाई तो सब सीबीआई ने कर ही ली। इनसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या पॉलिसी बदलने का निर्णय आपका था, यस और नो। अब ये बोलेंगे नो, तो वहां जितने भी अधिकारी होंगे या सिसोदिया साहब बैठे होंगे, मेरे को लगता है कि पहले दिन इनसे अकेले में पूछा जाएगा, जो मुझे लगता है। बाकी तो सीबीआई नोज बेटर, हम तो एक गेस वर्क कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। पहले दिन तो मेरे ख्याल से इनसे सारे सवाल वो अकेले में पूछेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे कि बताइए क्या आपने पॉलिसी बदलवाई। तो इनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, हाँ या ना। अगर ये बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं करी, तो किसने करी? तो फिर ये कहेंगे जी सिसोदिया ने करी, आपको पता था। और कानून के हिसाब से तो आपको आपकी कंसेंट के बगैर होना नहीं चाहिए, तो आपसे कंसेंट ली या नहीं ली। फिर सवाल आएगा यस और नो। यस आता है तो रास्ता साफ है, इसका मतलब आप सूत्रधार हैं। अगर वो कहते हैं नो, तो इसका मतलब सिसोदिया ने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, सीएम साहब को डार्क में रखा है। तो क्या आप ये लिख के देने को तैयार है एज एफिडेविट कि मुझे सिसोदिया ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी? क्योंकि अगर एफिडेविट में ये लिख के रिटर्न में दे देते हैं, तो सब सिसोदिया साहब गाने लगेंगे, फिर ये रुकने वाले नहीं है। फिर वो तो एक एक करके सब कुछ निकाल देंगे कि भैया तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी और परिवार बर्बाद किया और तुम मुझे ही बकरा बना रहे हो। तो फिर वहां से एक्चुअल दोस्ती समझ में आएगी। दूसरा पहलू ये है। फिर तीसरा ये है कि आपने अगर इस पॉलिसी में ये 12% का काम हुआ, तो आपको पता है कि इस तरह से आपकी आम आदमी पार्टी ने यहां पे आपने पैसे भिजवाए, सुकेश ने ये कहा, तो जो बाकी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं टू प्रूव द पॉइंट ऑफ करप्शन, सीबीआई उस पर 5-7 सवाल बना के पूछ सकती है। और उसके सवाल इतने ही होंगे कि ये फैक्ट है, हमारे पास एविडेंस है, क्या ये सही है या गलत है, बस। तो पहले दिन तो राउंड यही होगा, यस और नो। अगर ये कट्टर ईमानदार हैं तो इनके जवाब होंगे यस, और अगर ये कट्टर ईमानदार नहीं है तो ये सब बोलेंगे नो। इनको घर जाने दिया जाएगा। फिर इनके लिए एक दूसरा प्रेम पत्र आएगा। उस प्रेम पत्र के हिसाब से फिर इनको मनीष सिसोदिया और कंसर्न ऑफिसर्स के सामने आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी, अगर वो राउंड आता है तो। और वहां पे बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी
या तो मान लेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर उस उनके सामने मनीष सिसोदिया अपने बयान से पलटेंगे या मेंटेन करेंगे। तो जो सेकंड राउंड है, अगर ये देखिए ईमानदार है तो फर्स्ट राउंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये ईमानदार नहीं है तो उसके आगे सर्कस लंबी चलेगी। ये है मेरा असेसमेंट। सत्येंद्र जैन को अब तक जमानत नहीं मिल रही है। 30 मई को गिरफ्तार हुए थे। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। कई बार याचिका दाखिल कर चुके हैं, जमानत नहीं मिल रही है। के कविता केसीआर की बेटी, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। जिस दक्षिण की शराब कंपनी की चर्चा चल रही है कि उससे 100 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, इन्होंने थामे हैं, उसके तार सीधे के कविता से जुड़ते हैं। के कविता भी अगर गिरफ्तार होती हैं, अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होते हैं, तो इनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को भी अभी तक जमानत नहीं मिल रही है और अदालतें जमानत देने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये है कि ईडी और सीबीआई ने अदालतों के सामने ऐसे प्रूफ रख दिए हैं जिनसे अदालतें पूरी तरीके से सहमत हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। सर देखिए, जिस पॉलिटिकल कैपिटल को लेके ये आए थे राजनीति में, वो थी इनकी ईमानदारी और इनकी छवि। वो तो खत्म हो जाएगी। तो ये भी बाकी जो अपने आप को अभी तक रंगा सियार की तरह अलग रख रहे थे कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं, बाकी तो सब करप्ट हैं, क्योंकि जब इन्होंने अन्ना का आंदोलन चलाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, तो ये सभी के तो फाइलें ले लेके घूम ही रहे थे ना कि कांग्रेस करप्ट है, एनसीपी करप्ट है, बिहार में लालू जी करप्ट है, ये करप्ट है, वो करप्ट है। इनके अलावा पूरे हिंदुस्तान में एक ही आदमी था जो ईमानदार था, और वो ये खुद, और उसका सर्टिफिकेट भी इन्होंने अपने आप को खुद ही दिया था। अब उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं रहेगी, तो वो एक्सपायरी डेट हो गई। जब आपका सेल्फ गिवन सर्टिफिकेट काम नहीं आ रहा है तो किसी और को देना है। मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में एक भी पॉलिटिकल पार्टी ये बोलने को तैयार हो जाएगी कि साहब केजरीवाल साहब ईमानदार आदमी है, हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता नहीं है। तो जब ये होगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने लोग हैं जो सबके इन्होंने सर्टिफिकेट बांटने शुरू किए थे, सबसे पहले तो उनके अंदर ही अंदर वो हंसेंगे कि यह आदमी अपने आप को कहां से कहां ले गया। दूसरा, इनका जो मास कैडर है, जो मिडिल क्लास है, जो इनके साथ जुड़ना चाह रहा था, वो इनसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब स्टेटेड है ना कि करप्शन का खेल है। लालू जी को एक बेनिफिट था कि उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स खेली थी, इनके पास तो वो भी नहीं है अब, क्योंकि दिल्ली में तो कास्ट पॉलिटिक्स चली नहीं, पंजाब में हालात अलग थे। अब अगर ये जाके राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं तो इनमें और एवरेज पॉलिटिशियन में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फिर ये जितने भी करीब 50-60 जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट प्लस नेशनल, ये 60 में से एक हो जाएंगे, जो अभी आपको 1 by 1 बोलते थे कि हमारे अलावा कोई नहीं है, हम ही हैं। ये एक ही झटके में 60 में से एक बन जाएंगे, और इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी 1 by 60 डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी राजनीति के लिए ये अच्छा है। बाकी हिंदुस्तान में जनता है सर, लालू जी को भी जिताती है, लेकिन वहां कास्ट पॉलिटिक्स है। फिर ये कोई नया समीकरण लेके आएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल एजुकेशन का डिस्प्ले तो इनको राजनीति में करना ही है, उसी तो अब तो दूसरा गेम वही है। अभी तक इन्होंने खेल खेला था इलेक्शन में ईमानदारी का, वो कार्ड ज्यादा चला नहीं अब, इसीलिए अब इन्होंने एक नया कार्ड को निकालने की कोशिश करी है, वो है डिग्री दिखाओ, कि एज इफ डिग्री दिखाने से ईमानदारी का पैमाना बनता हो।
अगर ऐसा होता तो सर जितने भी बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं वो तो बेचारे सब सीएफओज और एमडीज तो पढ़े लिखे थे ना, और हमारे जैसे कॉलेजों से ही आए थे, आईएम अहमदाबाद और आईआईटीज के बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि छोटा आदमी तो छोटा ही फ्रॉड करेगा, बड़ा आदमी बड़ा फ्रॉड करता है। तो ये डिग्री और क्वालिफिकेशन का ईमानदारी से कोई कोरिलेशन नहीं है। चाहे आप यस बैंक देख लीजिए, चाहे आप दीवान फाइनेंसिंग देख लीजिए, चाहे आप बाकी जितने बड़े घोटाले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये सब चीजें आने वाले दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा, लेकिन इस पूरे खेल में एक दुख की बात आएगी, जनता ने जो उम्मीदें करी थी वो टूट जाएगी, और फिर जनता उसी कंक्लूजन पे आ जाएगी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जितने तथ्य इस समय सामने हैं हमारे सीबीआई के, ईडी के और कोर्ट्स के, वो तो सारे ये बताते हैं कि ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। देखिए, नवंबर 2021 में जो नई शराब नीति इन्होंने लागू की, उसमें कुल मिलाकर के 849 दुकानें खोली गई। पहले 60% सरकारी दुकानें हुआ करती थी शराब बेचने की, 40% प्राइवेट होती थी। इन्होंने 100% प्राइवेट कर दी और इससे सरकार के राजस्व को सीधा धक्का लगा, सीधा नुकसान पहुंचा। दूसरे, इन्होंने शराब बेचने के लिए मिलने वाली लाइसेंस फीस कई गुना बढ़ा दी। L1 लाइसेंस पहले ठेकेदारों को 25 लाख में मिल जाता था। नई आबकारी नीति में इन्होंने 5 करोड़ की व्यवस्था कर दी, और जो छोटे शराब कारोबारी थे वो अपने आप रेस से बाहर हो गए, और जितने बड़े बड़े कारोबारी थे उनको सीधा फायदा पहुंच गया। दूसरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर आबकारी विभाग ने L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस भी कर दिए, और एक्साइज पॉलिसी में पैसा वापस करने का कोई नियम ही नहीं था। इसके अलावा विजय जी, आप भी बताते रहे हैं, मेरे सामने भी ये तथ्य है, कोरोना काल में शराब कारोबारियों को, कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर इन्होंने लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस माफ करके और बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और विदेशी शराब और बियर पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की इन्होंने छूट दे दी, और ये छूट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी। राज्य को इन्होंने 32 जोन में बांटा। 2 जोन के ठेके एक ऐसी कंपनी को दे दिए जो ब्लैक लिस्टेड थी, और शराब बेचने वाली कंपनियों के बीच कार्टेल पर प्रतिबंध होने के बावजूद इनकी सरकार ने शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए। एक और ड्रामा किया है इन्होंने, शराब निर्माताओं को फुटकर शराब बेचने की इजाजत नहीं थी, इसके बावजूद 2 क्षेत्रों में उनको फुटकर शराब बेचने की इजाजत दी। ये सारे तथ्य चीख चीख करके कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। सर, आपको इस बात को समझना होगा कि ये पूरी रणनीति किस लिए थी। ये तो कोई, मैं इस बात को लेके आर्ग्यूमेंट करूंगा ही नहीं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। सर, ये पॉलिसी बदली ही उसी लिए गई थी, तो वो तो होना ही था, वो तो आउटकम ही था। आप जिसको भ्रष्टाचार बोल रहे हो, या जनता या समाज जिसको भ्रष्टाचार बोल रहा है, वो मेरी राजनीतिक मजबूरी है। सर, अगर मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो मैं गोवा में, पंजाब में चुनाव कैसे लड़ूंगा? और आप चाहते हो कि मैं पूरी जिंदगी अपना सरकारी नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, मैं जनता के टैक्स पेयर के पैसे पे ऐश करने आया हूं। वो तो तभी कर पाऊंगा ना जब मेरे पास सत्ता होगी, और हिंदुस्तान में सत्ता पाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा बांटना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, रैलियां करनी पड़ती है, मीडिया को खरीदना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है सत्ता पाने के लिए। तो जब बाकी लोग नहीं कर पाए
सारी बाकी 50 पार्टियां नहीं कर पाई, सिर्फ हिंदुस्तान में 4-5 रह गई नेशनल पार्टी, तो हम तो डिफरेंट है ना सर। तो हम डिफरेंट है तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि बाकियों को जब कॉर्पोरेट्स ने पैसे नहीं दिए, चाहे वो इतने बड़े बड़े नाम थे, और एक्चुअली कॉर्पोरेट तो उन्हीं के पास है। दिल्ली में इनको कौन कॉर्पोरेट देने वाला है? ना इनके पास पुलिस है, ना जमीन है, वो तो केंद्र सरकार के पास है। इनको अगर कोई दे देगा कॉर्पोरेट में, तो प्राइवेट स्कूल वाले दे देंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वही 2 डिपार्टमेंट इनके पास है, या प्राइवेट बस वाले दे देंगे। तीसरा तो कोई बड़ा डिपार्टमेंट मुझे दिख नहीं रहा, या पानी टैंकर वाले दे देंगे, मतलब जिसमें भी सरकारी पैसा खर्च होता है। बाकी बॉम्बे से इनको पैसा कौन देगा? बॉम्बे में अपने आप लोकल पार्टियां हैं, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है। तो यहां तक कोई क्यों पैसा लोकल इंडस्ट्रीज फेंकेगा दिल्ली में? उसको क्या लेना देना? तो सर, कहने का मतलब ये है कि ये बात तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने गड़बड़ करी है, भाई वो उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। आप दिखाते रहिए, हम जनता का फीडबैक लेते हैं, हम जनता का फीडबैक लेते हैं, उसी अपने ही लोगों के कंप्यूटर से फीडबैक डलवाते रहिए। 15,000 मेल आए, 14,000 मेल आए। तो ये तो सब प्लांटेड है। इनको ये लगा कि हम ट्रांसपेरेंसी का ढोंग करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, और हिंदुस्तान की जनता है मूर्ख, उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, और मीडिया में हम इतना शोर मचाएंगे कि कोई हमारी नेगेटिव बात करेगा नहीं, हमारे पॉजिटिव चर्चे होंगे, क्योंकि दैट विल बी पेड एडवर्टोरियल। आप उसको न्यूज बोलो, लेकिन वो टेक्निकली एडिटोरियल है। तो सवाल ये है, तो ये रणनीति के तहत काम हुआ। लेकिन दुख की बात ये हो गई कि इन्होंने एक चीज की गलती कर दी कि इन्होंने अगर सरकारी कानूनों को फॉलो किया होता, थोड़ा और दिमाग लगाया होता, जल्दबाजी में नहीं होते, तो इनका कुछ नहीं होता। इन्होंने समस्या ये हो गई कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा फुर्ती दिखाई, ओवर कॉन्फिडेंस में हाई स्पीड पे चले और मर गए। बस इतना ही हुआ है इनके साथ, और वो फेटल एक्सीडेंट निकल के आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं? ये इनके गुरुजी क्यों चुप हैं, अन्ना हजारे क्यों चुप हैं? और एक और सवाल, दोनों का ही जवाब दीजिए अगर आपकी समझ में आ रहा है तो। ये पॉलिटिकल पार्टियों में इस समय, खास तौर से विपक्षी दलों में, सबसे ज्यादा खुशी किसको मिल रही होगी? मन को सुकून किसको मिल रहा होगा कि चलिए, इनकी वजह से हम किनारे लग रहे थे, दीवार के लग रहे थे, शायद हमारी वापसी के चांस बन जाएं। देखिए, इस समय अगर आप देखें तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल का एम्बिशन था नेशनल जाना, और बीजेपी ऑलरेडी नेशनल पार्टी है। तो बीजेपी तो हमेशा, जिसे कहते हैं ना कि बीजेपी वर्सेस रेस्ट का खेल है। ज्यादातर पार्टियां रीजनल हैं, फैमिली ओन्ड कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं सब। तो वो तो अपने अपने, जिसे कहते हैं ना कि जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था कि इन सब की अपनी अपनी एक जागीर है। तो ये बाकी जो रीजनल पार्टीज है, वो अपनी अपनी जागीर को मैनेज करने में रहेंगी, क्योंकि अगर वही हाथ से निकल गई तो कुछ नहीं बचने वाला है। तो उनका पूरा फोकस रहेगा अपने अपने स्टेट्स को रिटेन करो, और कोशिश करो कि जितना हो सके अपना लोकसभा में हाथ पैर मार लो। उनको भी पता है कि वो नेशनल लेवल की पार्टी बन नहीं सकते, तो पीएम बनने का सपना मत देखो। तो जो छोटी पार्टियां हैं उनको तो क्लैरिटी है। हाँ, बिल्ली के भाग का छीका कभी भी फूट सकता है कि जब आप, जैसे आपने देवगौड़ा साहब को देखा कि कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया, तो देवगौड़ा साहब को आपने पीएम बना दिया, बीइंग ए रीजनल पार्टी। हो सकता है किसी की लॉटरी निकल जाए रीजनल लीडर में से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो नेशनल पार्टी है, ट्रूली नेशनल पार्टी, बीजेपी को जो कॉम्पीट कर सकती है, वो है कांग्रेस, क्योंकि बाकी जो पार्टियां वो टेक्निकली रीजनल ही हैं। अगर आप बीएसपी की बात करते हैं तो वो टेक्निकली रीजनल है, या नेशनल पीपल्स पार्टी की आप बात करते हैं, वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, संगमा साहब की पार्टी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ज्यादा ऑप्शन इनके पास बचे नहीं है। तो एक ही पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, और एक जो पार्टी उभर रही है, जो थोड़ा एग्रेसिवली जिसकी लीडरशिप काम कर रही है, वो है आम आदमी पार्टी।
और अगर आम आदमी पार्टी पे डेंट लगता है तो कांग्रेस के लिए रास्ता साफ होता है टू हैव ए बिग रोल इन फ्रंट ऑफ बीजेपी इन नेशनल इलेक्शन। अब ये देखना है। और फिर कांग्रेस, क्योंकि अगर केजरीवाल साहब की मान लीजिए कि अरेस्ट होते हैं या कोई भी स्ट्रिक्चर आता है कोर्ट से व्हाटएवर, तो फिर कोई भी छोटी पार्टी इनके साथ जाने को तैयार नहीं होगी। और कांग्रेस के लिए आसान होगा उनको कन्विंस करना कि देखिए अकेले अकेले तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, हम लोग मिलके करते हैं, सेंटर की लीडरशिप कांग्रेस लेगी और हम राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, हम राज्य टू राज्य एक एक करके चर्चा हम हर लोकल लीडरशिप से करेंगे, उसमें नेशनल लीडरशिप की प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे लगता है कि ये इक्वेशन आने वाले दिनों में बनेगी कि भाई ऑपोजिशन में फॉर एग्जांपल इन तेलंगाना इट कैन बी कांग्रेस प्लस टीआरएस या बीआरएस जो भी आप बोले एंड वर्सेस बीजेपी। इसी तरह से डीएमके प्लस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इसी तरह से जो भी साउथ में सीपीआई प्लस कांग्रेस प्लस अपोजिट बीजेपी। तो ये इस तरह के इक्वेशन बनेंगे, जेडीएस कांग्रेस अपोजिट बीजेपी या शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो ये समीकरण बनेंगे, इसके अलावा तो मुझे और कुछ दिखता नहीं। तो सबसे बड़ा अगर गेन किसी को होगा तो प्रोपोर्शनेटली कांग्रेस को होगा। और एक एक करके उनके चेले अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने की प्रक्रिया में हैं। अन्ना इसलिए नहीं बोल रहे कि उनको बोलने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। सर अन्ना अभी नहीं बोलेंगे, जिस दिन इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी अन्ना को उस दिन बोलना चाहिए, पहले नहीं बोलना चाहिए। और अन्ना को अपना जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ दोहरा देना चाहिए, ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। उनको एक लाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि मैंने पहले भी कहा था अरविंद को कि ये सत्ता का नशा आदमी को करप्ट कर देता है, तुम्हें दूर रहना है। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, 10 साल बाद आपके सामने रिजल्ट है, धन्यवाद। बस इतना अन्ना बोलेंगे तो अन्ना का स्टेचर बढ़ जाएगा। ज्यादा स्टेटमेंट देंगे तो फिर वो पॉलिटिकल छिछलेबाजी होगी। अपने साइज से 2-3 इंच बड़ी शर्ट पहन करके तमाम तरह के ढोंग, पाखंड, झूठ, मीडिया प्रबंधन, ये सब करके भी केजरीवाल की जो अधोगति होते हुए हम लोग देख रहे हैं और देश देख रहा है, इसके बाद क्या इस तरह की पारदर्शी राजनीति, एक अलग तरह का निजाम देने, एक अलग तरह की व्यवस्था देने, इस तरह के जो दावे करने वाले होंगे आगे, उनसे भरोसा उठेगा लोगों का? ये बाबा भारती और घोड़े वाली जो कहानी है वो यहाँ चरितार्थ हो रही है। इन्होंने कितने ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए थे और इनका हस्र क्या हुआ है। सर देखिए, जब आप जरूरत से ज्यादा गुब्बारा फुलाते हैं तो वो फूटता ही है ना सर। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि लो इन कॉम्पिटेंसी हाई इन एम्बिशन ने इनको ले डुबाया। अगर ये समझते कि नहीं मुझे दिल्ली को रोल मॉडल बनाना है और ईमानदारी से काम करते तो बाकी राज्यों में लोग अपने आप बुला लेते। मोदी जी को दिल्ली में लाने का श्रेय गुजरात मॉडल को है, बीजेपी को नहीं है। बीजेपी अपने आप में जरूर एक माध्यम बना, प्लेटफॉर्म बना जिसने इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया, लेकिन आम आदमी की नजर में तो गुजरात मॉडल था, ना कि बीजेपी। बीजेपी तो पहले भी थी, हारी भी थी। तो मोदी जी को लाने का पर्पज यही था कि जो आप गुजरात मॉडल करते हो करके दिखाओ देश में। अब इसीलिए वो लगे हुए वंदे भारत में, एम्स खोलने में, आईआईटी खोलने में, आईएम खोलने में, कि लोग जब निकले हैं और उनको वंदे भारत सड़कों मतलब कि रेल पटरी पे दौड़ती हुई दिखे तो लोग यार मोदी ने किया। जब वो अपने सिटी में घूमे और एम्स की बिल्डिंग दिखे तो लोग बोलेंगे मोदी ने किया। नए रेलवे स्टेशन देखेंगे तो बोलेंगे मोदी ने किया। सड़कें हाईवेज देखेंगे तो बोलेंगे मोदी ने किया। और मोदी ने और करना क्या था? पैसा तो जनता का ही है, टैक्स पेयर का पैसा है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है जिसमें जनता का भी फायदा हो जाए और पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। यही तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। क्या दिल्ली में केजरीवाल को टाइम नहीं मिला है सब करने का?
आज की तारीख में अगर आप चले जाएं विधानसभा के सामने, असेंबली के सामने, दिल्ली असेंबली के सामने, वहीं सड़कों की हाल देख लीजिए। वहीं मेट्रो स्टेशन है सिविल लाइंस का, और वहां देख लीजिए आप ई रिक्शाओं की भीड़ रोज कैसे लगती है। अगर एक बस अगर रुक जाए तो एक लेन की सड़क बन जाती है। पार्किंग की सुविधा नहीं। इनकी विधानसभा से 1 किलोमीटर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसी को ही वर्ल्ड क्लास बना देते कि यार मैं दिल्ली में रिसर्च चाहता हूं, मैं बहुत बढ़िया R&D फैसिलिटीज चाहता हूं, तो जितने दिल्ली सरकार के कॉलेज हैं वर्ल्ड क्लास होंगे, क्योंकि सिसोदिया साहब तो स्कूल बना रहे थे वर्ल्ड क्लास। आप भी 5-7 अच्छे कॉलेज बना देते विद लेटेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज। आप यूनिवर्सिटी की सड़कों का हाल देख लीजिए जाके। गवर्नर हाउस से 1 किलोमीटर के बाद जो लाल बत्ती आती है उसके आसपास 4 बड़े हॉस्पिटल हैं। वहां जिस हिसाब से ट्रैफिक जैम लगता है, अगर ये उसी को ही सही कर देते तो लोग कहते चलो दिल्ली में सुविधा हो गई। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। हर विधानसभा क्षेत्र में हजार गाड़ियों की पार्किंग बना देते, पैसा तो था ही, पैसे की तो कमी थी नहीं। तो अगर मोदी जी पूरे देश में एम्स का इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक लंबी चौड़ी पार्किंग की बिल्डिंग या अंडरग्राउंड पार्किंग देख के लोग ये तो बोलते हैं यार केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। ये तो पॉसिबल था ना सर। लेकिन आपने स्कूल बनाया, उसमें पैसे खा गए। आपने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे तमाशा किया, उसमें पैसे खा गए। आपने पानी को लेकर टैंकर हटा दूंगा, माफिया हटा दूंगा, वो नहीं आप कुछ कर पाए। तो आपने तो एक जो हाथ जिसे कहता है ना थाल में परोसी हुई सत्ता विद ऑल द रिसोर्सेस, आप वो नहीं कर पाए। तभी तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पंजाब इनको सही सबक सिखाएगा कि राज्य सरकारें चलाना मजाक नहीं है। और आप देख लीजिए पंजाब से एक पॉजिटिव खबर नहीं आती है जो बाहर आती है, चाहे ये कितना भी बोल लें कि हमने पंजाब में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन पंजाब से एक भी पॉजिटिव खबर बाहर नहीं आ रही है। कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आती है, कहीं पे आतंकवादी की आती है, कहीं पे कुछ और आता है, कहीं पे पुलिस एनकाउंटर आता है, कहीं आपस में हत्याएं हो रही हैं। तो ये तो इनका गवर्नेंस मॉडल है। तो स्थिति मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इतना समय निकालने के लिए, और सभी दर्शकों का भी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वार्तालाप पसंद आया है, टिप्पणियाँ पसंद आई हैं, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और वीडियो को अपने मित्रों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। और आखिर में एक निवेदन, विजय सरदाना जी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। विजय सरदाना इनसाइट्स के नाम से है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।